हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शुएब। आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नसीर, जो कि जर्मनी में एज ए कार्डियोलॉजी ट्रेनी काम कर रहे हैं। इनके साथ हमारा एक बहुत डिटेल्ड सेशन हुआ था आज से कुछ महीने पहले, कि जर्मनी में अगर कोई डॉक्टर जाना चाहता है, उस पाथवे को परस्यू करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, कौन से स्टेप्स हैं और क्या सिचुएशन है वहाँ पे। बहुत डिटेल्ड सेशन था और बहुत ज़बरदस्त था। बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो सेशन देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा उस पाथवे को डिस्कस करेंगे और मजीद जो उसको कुछ उसकी जो एंट्री केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा टाइम देने का। आप तो कोई ऑफ द ग्रिड हो गए थे। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे डॉक्टर नसीर का हमें कोई आईडी दे दें, कोई कांटेक्ट दे दें। डॉक्टर नसीर हमें उसके बाद नजर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब। वालेकुम सलाम। फेसबुक पे मैं आप ने आई गेस लास्ट टाइम भी लिंक मेंशन किया था, शायद सबको पता नहीं चला था। इस दफा आप एक्स्ट्रा मेंशन कर दीजिएगा। श्योर। एंड वो बस लाइफ की रूटीन ऐसी है, फिर टाइम थोड़ा सा नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आप आज कोशिश करते हैं कि मजीद क्वेश्चंस को एलाबोरेट करें एंड होपफुली जो कंफ्यूजन है ओवरऑल बेसिक दूर की जा सके। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले आप उस पाथवे को बहुत शॉर्टली और हम्म। जो है ना उसको कॉम्पैक्ट सी फॉर्म में समराइज कर हम्म। दें, क्या पाथवे है जर्मनी का, अगर कोई जर्मनी ठीक जाना है। चाहता है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं जो लोगों ने पूछे हैं, ठीक है। वो फिर उनसे हम जो है ना फॉलो अप करेंगे। अम, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में तो पहले इस्लामाबाद एंड कराची उनके अंदर जो एम्बेसी थी उनके अंदर डिफरेंस आता था अप्लाई करने के लिए, लेकिन अब वो दोनों जगह पे ऑलमोस्ट अप्लाई करने के लिए मोर और लेस एक ही वीजा कैटेगरी आप अप्लाई करते हैं, तो टाइम का इतना डिफरेंस नहीं पड़ता, लाइक 3 to 4 months लगते हैं। अच्छा। तो आप वीजा के लिए, पहले तो मैं हमेशा लोगों को कहता था कि इस्लामाबाद के लिए यू हैव टू अप्लाई वीजा के लिए बहुत जल्दी, लेकिन अब ये सीन नहीं है इस्लामाबाद में भी। आप एज सुन एज जैसे कराची में डेट ले सकते हैं, हो सकता है 1-2 महीने लेट लगे लेकिन आपको मिल जाती है डेट। अच्छा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आइडियली तो B2 आपके पास होना चाहिए, B2 लैंग्वेज। लाइक जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम्म। लैंग्वेज के स्टेप्स हैं फॉर इंग्लिश। जब आइट्स में आप C1 के लिए करते हैं प्लैब के लिए, तो जर्मनी में आपको B2 चाहिए होता है। हम्म। लेकिन आप थियोरेटिकली पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पासवे जो है जाने के लिए वो B2 रिक्वायर्ड होगा ही होगा। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स लाइक 16 स्टेट्स हैं जर्मनी में। आप कोई भी एक स्टेट चूज कर सकते हैं। आप एट अ टाइम किसी दो स्टेट्स में अपनी प्रोफाइल नहीं भेज सकते। हम्म। लाइक लैंग्वेज के बाद आपने एक स्टेट चूज किया, अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन की, एंड फिर आपने उस स्टेट में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो पर ईमेल आपको एक कंफर्मेशन आती है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज डन, तो आपको एक लेटर बाय पोस्ट इधर पाकिस्तान के एड्रेस पे आ जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किसी रिलेटिव का अगर जर्मन का एड्रेस है तो वो भी दे सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाता है। एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर हम्म। वीजा एप्लीकेशन। एंड आप फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, एंड वीजा होपफुली 3 से 6 मंथ्स के अंदर जब आ जाता है, देन आप फिर फाक्स प्रूफ लाइक जो एग्जाम है, लाइक दिस इज लाइक OET या आइट्स की तरह कह लें, एग्जाम देके एलिजिबल हो जाते हैं टू वर्क इन हम्म। जर्मनी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी मेडिकल ट्रेनिंग रेजिडेंसी काउंट नहीं होती, बट यू आर गुड टू वर्क फॉर 2 good years। और हम्म। इस ड्यूरेशन में लोग अपना एग्जाम, जिसे नॉलेज टेस्ट कहते हैं, कंटिन्यूस प्रूफों में अपियर होते हैं, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद बेसिकली आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि वेरी करती है 5 से 6 साल, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलिटी। हम्म। ठीक हो गया। तो 3 स्टेप्स बेसिकली आपने बताए। सबसे पहले B2 लैंग्वेज, आपने जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम हम्म। क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपने जो FSP है, जो कि हम्म। लैंग्वेज की तरह OET की तरह का ही एग्जाम है, वो आपने हम्म। क्लियर करना है। और उसके हम्म। बाद आपकी 2 सालों के लिए जॉब हो सकती है, यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन वर्क देयर टेम्पोरेरीली। और फिर दो हम्म। साल के अंदर अंदर आपको वो हम्म। एग्जाम क्लियर करना है, KSP। और जब वो क्लियर हो FS, जाए, सॉरी, कैंडिडेट प्रूफ KP। KP। अच्छा, और जी। वो जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रेनिंग में एंटर हो सकते हैं। जी। ठीक हो एग्जैक्टली। गया। बाकी उसको डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने एक्सपेंडिचर्स आते हैं, ड्यूरेशन हम्म। कितना है, किस तरह से करना है, हम्म। वो हम हम्म। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के, हम्म। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था हम्म। कि
लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ हम्म लोग हैं जो कंसल्टेंट लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एफसीपीएस हम्म कंप्लीट किया हुआ है, और कुछ हम्म जो बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो इन हम्म दोनों के लिए क्या अलग पाथवेज हैं? कोई ऐसी चीज है कि जो कंसल्टेंट है वो किसी और पाथवे के थ्रू किसी हायर लेवल पे चला जाए? हम्म। देखें, बेसिकली जो इनिशियल प्रोसेस है ना, वो दोनों हम्म। के लिए सेम रहेगा। ठीक है। लेट्स से मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करता हूँ कि एक फ्रेशली ग्रेजुएट है जिसने हाउस जॉब किया है, और एक हम्म। कंसल्टेंट है विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। बेसिक बात है विथ लैंग्वेज आपका सेम रहेगा। आपने लैंग्वेज करनी है वैसे, आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वैसे करनी है जो कि फाक्स प्रूफ होंगे। हम्म। उसके एग्जाम क्लियर करने के बाद, लाइक आपने फास्ट ट्रैक बुक जो कि टेम्पररी लाइसेंस के लिए होता है, उसको क्लियर करने के बाद जो कंसल्टेंट है वो समटाइम अपने इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, कि हम्म। एक्चुअली इक्विवेलेंस के लिए तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कि ठीक है। उनको जो मेन जो मेडिकल एग्जाम है वो बाईपास किया जा सके, जिसे गुटाक्टन भी कहते हैं, लेकिन इट टेक्स 2 years, 2 good years। लेकिन इसमें पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज का सक्सेस रेट बहुत कम है। जब आप कैंटनेस प्रूफिंग पास कर लेते हैं मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम, हम्म। यहाँ पे जो जो कंसल्टेंट है उनको हम्म। एक एज मिल सकती है। फॉर एग्जांपल वो फिर अप्लाई करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल सर्जरी में 6 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग की है, तो हमने अपनी ये ट्रेनिंग रिकग्नाइज करनी है। लाइक हम्म। आपने पहला एफएसपी एग्जाम क्लियर किया जो कि बेसिक एग्जाम है लाइक ओआईटी, फिर आपने कैंटनेस प्रूफिंग क्लियर किया, दोनों ने जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं जो कि हम्म। कंसल्टेंट है। लेकिन कंसल्टेंट उसके बाद एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सब स्टेट्स में होता है कि हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, तो हम इसको रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है पार्ट ऑफ आपकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज हो जाए, लेट्स से 3 साल हो जाए आउट ऑफ 5 year या 6 year, या 2 साल आपकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज करें, या 4 साल रिकग्नाइज करें, या ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी रिकग्नाइज ना करें, क्योंकि हम्म। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज की जाएगी। हम्म। सेकेंडली जो कंसल्टेंट है या जो भी लेट से हाउस जॉब किया है लेकिन अभी एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं और 3 से 4 साल एक्सपीरियंस उनके पास ऑलरेडी है, तो ये दोनों लोग एक और चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पे सैलरी, जो है उसके अंदर ग्रेड आपका इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट है जिसकी 6 साल या 7 साल या 8 साल की एक्सपीरियंस ऑलरेडी पाकिस्तान में है, और वो अपना एग्जाम क्लियर करता है, पर उसकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज नहीं हुई। फॉर एग्जांपल उसकी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग उन्होंने रिकग्नाइज नहीं की, लेकिन उसने अपना पे स्केल जो कि डायरेक्ट वो ग्रेड 4 में जा सकता है, हम्म। ग्रेड 5 में जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेड कंसल्टेंट बनने से पहले 5 या 6 होते हैं। तो हो हम्म। सकता है उसको वो बेनिफिट हो जाए कि हम्म। वो डायरेक्ट रादर स्टार्टिंग विथ ग्रेड 1 पे स्केल, हम्म। स्टार्टिंग विथ ग्रेड 4 या ग्रेड 5 स्केल। ठीक है, मतलब कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन डायरेक्टली वर्क एज अ कंसल्टेंट। आपका एफसीपीएस एज सच रिकग्नाइज्ड नहीं है वहाँ पे। एफसीपीएस रिकग्नाइज नहीं है, मे बी, क्योंकि 16 स्टेट्स में कोई भी क्योंकि पाकिस्तान से डॉक्टर्स बहुत कम जाते हैं, हम्म। जो कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां से बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, तो उनकी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग रिकग्नाइज भी हो जाती हैं। अच्छा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपका कितना ट्रेनिंग का पार्ट हम्म। रिकग्नाइज होगा। मे भी ठीक है। हो सकता है कि वो कहें आपको कि आपके लेट से हम 4 साल रिकग्नाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली पे स्केल के लिए भी, रिकग्निशन के लिए, अगर तो जो मेडिकल बॉडी है वो जैसे यहाँ पे पीएमडीसी है पाकिस्तान में रन करता है, या हम्म। जीएमसी है यूके में रन करता है, यहाँ पे वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करती है फॉर फॉर सैलरी स्केल। तो हम्म। जिस हॉस्पिटल में आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वहाँ की जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका डिसीजन मैटर करता है कि वो आपको डायरेक्ट स्केल 1 से स्केल 5 तक लेके जाना चाहते हैं या नहीं। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम्म दे बिलोंग टू पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन चाइना से की है, रशिया से, या किसी और कंट्री से हम्म। की है। तो उनके लिए क्या जिस स्टेट से या जिस कंट्री से उन्होंने अपना एमबीबीएस किया है उसी का उनको वो चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, या वो किसी भी कंट्री की रजिस्ट्रेशन अगर प्रोवाइड कर देंगे तो देन दे कैन परसू दिस पाथवे? देखें, यहाँ पे भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है।
अच्छा। लेकिन जो कि मेरे नॉलेज में है, क्योंकि लाइक डिफरेंट स्टेट्स हैं, 16 स्टेट हैं और दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। हम्म। मोस्टली चाइनीज ग्रेजुएट जो हैं, हम्म दे आर आस्किंग कि आप चाइना से भी, अपना होम कंट्री से भी अपना ट्रेनिंग लाइसेंस लेके हैं। जैसे आपका परमानेंट लाइसेंस आपका होम कंट्री से भी, लेट से एक बंदा है वो इंडिया या पाकिस्तान से है, तो हम्म दे आर आस्किंग कि अपने होम कंट्री से भी आपका परमानेंट लाइसेंस हो, एंड द कंट्री यू स्टडीड वहां हम्म से भी आपके पास लाइसेंस हो। सेम इज फॉर पीपल जिन्होंने किर्गिस्तान से ग्रेजुएशन की है, या अब आने वाले टाइम में मे बी वो सब जो हैं जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, वो ये मैंडेटरी कर दें कि एक अगर हम्म बच्चा बाहर जाता है। लेकिन लाइक आई सेड कि आई नो पीपल जिनकी रिजेक्शन हुई है, देर आस्किंग, हम्म बट यू नेवर नो। तो हम्म पर्सनली मैं इस चीज के लिए लोगों को मना करता हूँ, अगर आपने चाइना से ग्रेजुएट किया है तो प्लीज आप पहले जो मेडिकल काउंसिल है वहां से बात करें कि हम्म, ईदर दे रिक्वायर बोथ डॉक्यूमेंट्स, और दे आर गुड इनफ विथ वन डॉक्यूमेंट। अच्छा। क्योंकि बाज औकात यहाँ पे ऐसा होता है कि आप बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं और आप यहाँ पे भी आ जाते हैं और आपने एफएसपी एग्जाम भी दे दिया, लेकिन जब अपने मेडिकल नॉलेज एग्जाम जिसे कैंडिडेट प्रूफ कहते हैं, आप उसमें अपियर होने लगे, तो उन्होंने आपसे डिमांड कर लिया आपका होम कंट्री के अलावा जहाँ पे आपने स्टडी किया है वहाँ का लाइसेंस हमें ला के दें, तो इट्स वेरी हम्म डिफिकल्ट। तो उनके लिए जो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड पाकिस्तान के अलावा कहीं से ग्रेजुएट किया है, तो दे मस्ट क्लियर दिस थिंग ना। लाइक आई हम्म सेड, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन वंस यू हैव रिटन कंफर्मेशन, अगर आपको हम्म कोई ईमेल में रिटन जवाब मिलता है, और ये मैं टेलीफोन पे भी बात करने की बात नहीं करूंगा, यू हम्म मस्ट हैव एविडेंस। अगर आपको कोई रिटन में जर्मन मेडिकल काउंसिल से आंसर करता है कि वी आर गुड टू गो विथ वन लाइसेंस, देन यू आर गुड। लेकिन हम्म अगर आपको रिजेक्शन आती है तो आपको ऑफ कोर्स करना पड़ेगा फिर दोनों कंट्रीज से। ठीक है। अच्छा, एक और जो थोड़ा कॉमन सा लोगों में कंसर्न था वो ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एफएसपी जिन्होंने वो क्लियर कर लिया उसके बाद वो स्ट्रगल करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती और पीपल वर कंसर्न कि वहाँ पे भी बहुत सैचुरेशन हो गई है। तो ऐसी क्या सूरत हाल है वहाँ पे और आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अ, देखिए 16 स्टेट है और 16 स्टेट इक्वली बड़े नहीं है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, एक अगर सूबा बड़ा है और एक सूबा छोटा है तो हॉस्पिटल कम या ज्यादा होंगे। हम्म। एंड सेकेंडली, जो इन्फ्लक्स ऑफ अरेबिक डॉक्टर्स है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा। जो फाक्स पाक हुकुम होता है वो टेम्पररी लाइसेंस होता है। इस पे आप जो है जिसमें कहते हैं इंडिपेंडेंट ड्यूटीज के लिए आपको मेडिकल काउंसिल अलाउ नहीं करता। तो हम्म हॉस्पिटल को एक्चुअली वो लोग चाहिए होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ड्यूटीज कर सकें। तो हम्म एफएसपी के बाद बहुत सारे स्टेट्स में, अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे हों, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करता है, आप एफिशिएंट हो, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। बट इट टेक्स सम टाइम। ये मैं सबको हम्म कहता हूँ कि इस टाइम में अगर आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपने एफएसपी के बाद नेक्स्ट स्टेज आके जॉब करनी है। आप हम्म ये सोचें कि आप जॉब सर्च करने के लिए अगर आपको 3 से 4 मंथ्स लगते हैं, अलग से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में किसी ने उस तरह समझाया नहीं। तो हम्म मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपना वो टाइम एनर्जी वेस्ट मत करें, हम्म रादर देन थोड़े से पैसे के लिए या आप जल्दी हॉस्पिटल में जाएं, तो उस टाइम को अपने सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। और हम्म एज सुन एज यू आर डन विथ योर सेकंड एग्जाम, देन आप थारो हैं हर चीज के लिए, तब आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं आगे काम करने के लिए। अच्छा। और सेकंड आपके क्वेश्चन सैचुरेशन का, तो आने वाले काफी सारे सालों में सैचुरेशन जर्मनी में बहुत सारी स्पेशलिटीज में नहीं होगी। हम्म हमने पिछली वीडियो में भी आई डिस्कस किया था, देयर आर सब स्पेशलिटीज जो कि सैचुरेटेड पूरी दुनिया में है, जिसमें आपकी आई आ जाती है, ऑप्थल्मोलॉजी, सबकी न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, डर्मेटोलॉजी है, और इसमें आपके पैथोलॉजी है। इन इन स्पेशलिटीज के अलावा आप काफी सारी स्पेशलिटीज हैं जो वेरी मच ओपन, और आने वाले वक्तों में भी डॉक्टर्स की रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, ठीक हो गया। तो मतलब मेन जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो एफएसपी एग्जाम क्लियर करने के बाद वो जो 2 साल का टेम्पोरेरी ड्यूरेशन होता है
उसमें आती है, लेकिन ये वंस दे क्लियर दैट एग्जाम, केपी एग्जाम, हम्म उसके बाद हम्म उनको ट्रेनिंग मिलना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, और वहां पे उस तरह की सेटिंग एग्जैक्टली। नहीं। हम्म। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, या कोई भी स्टार्ट करता है, अगर फॉर एग्जांपल वो एफएसपी के बाद अगर जॉब लेने में, सिक्योर करने में वो हम्म। कामयाब हो जाते हैं, तो उनको अगर उसी स्पेशलिटी के अंदर फर्दर आगे जाना है तो उनको सेकंड हॉस्पिटल ढूंढने की जरूरत नहीं है, दे कैन कंटिन्यू देयर ट्रेनिंग वहीं से। तो एफएसपी के बाद बेसिकली जॉब मिलने, जॉब स्टार्ट करने के बाद, वरना आपने फॉर एग्जांपल आपने एफएसपी क्लियर किया, टेम्परेरी लाइसेंस आपका तब स्टार्ट होता है वंस यू गेट अ जॉब। अगर आपको अच्छा। एक साल उसमें जॉब नहीं मिली तो आपका टेम्परेरी लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि जैसे अच्छा। ही आपको जॉब मिलती है तब आपको ठीक टेम्परेरी ठीक ठीक। लाइसेंस मिलता है। तो अच्छा। मैं इस वजह से मैं इनकरेज लोगों को ये करता हूँ कि रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, लाइक हम्म। 3 से 6 महीने वेट करना जॉब के लिए, आप उसी ड्यूरेशन में एग्जाम क्लियर करें सेकंड। हम्म। और सेकंड एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो विद इन फ्यू मंथ्स आपको जॉब ना मिले, हम्म। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट एफएससी के बाद अप्लाई करते हैं, और कैंडिडेट्स प्रूफिंग के बाद जब आपके पास मेडिकल लाइसेंस होता है तो एज कम्पेयर टू रेशो कम हो जाता है। हम्म। तो चांसेस अगेन, क्योंकि फिर आप जब मेडिकल लाइसेंस आपके पास परमानेंट होता है तो आप इंडिपेंडेंट ड्यूटीज भी कर सकते हैं। तो हम्म। बहुत सारी स्पेशलिटीज में आपको जॉब इजीली मिल जाती है। ठीक है। तो अगर लैंग्वेज एग्जाम क्लियर किया, B2 लैंग्वेज, उसके बाद वीज़ा मिल गया, आप चले गए वहाँ पे, FSP कर लिया आपने, उसके बाद आपको फिलहाल जॉब नहीं मिल रही, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही, कैन यू डू ऑड जॉब्स लाइक टू सस्टेन योरसेल्फ? यस, यू कैन डू आवर जॉब्स। इनफैक्ट जब आप अपना फर्स्ट वीजा एक्सटेंड करवाते हैं, समटाइम हम्म। आपको पाकिस्तान एम्बेसी से 6 महीने का वीजा मिलता है, अच्छा। समटाइम 3 महीने का मिलता है, और वो एक्सटेंडेबल होता है 2 साल के लिए। हम्म। समटाइम एम्बेसी आपको जब वीजा देती है तभी उसमें 20 आवर्स वीक अलाउ करती है, किसी को 10 आवर्स वीक अलाउ करती है, लेकिन वंस यू आर इन जर्मनी, हम्म। कुछ लोगों को 40 आवर्स अ मंथ अलाउ होता है, कुछ लोगों को 80 आवर्स अ मंथ अलाउ होता है। तो हम्म। आप, आई आई गेस 70 to 80% इतना अर्न कर सकते हैं कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें, ऑफ कोर्स। अच्छा। ठीक हो गया, जबरदस्त। ये तो अच्छी बात है, मतलब कि आप वहाँ पे जो है, और ये जो ऑड जॉब्स होती हैं, डू यू थिंक दे आर इजी टू फाइंड, या फिर लोग उसमें भी काफी स्ट्रगल करते हैं? अगर आपके पास लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स इफ यू आर डॉक्टर तो आप बी टू हम्म। करके आएंगे। हम्म। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फाइंडिंग एन ऑड जॉब इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लाइक जिनको लैंग्वेज नहीं आती, एंड हम्म। वो जब लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आपको और जॉब्स नहीं मिलना मिलेंगी। मुश्किल हो तो जाएगा। हम्म। लैंग्वेज इज अ की। अगर आपने और जॉब, ऑफ कोर्स और जॉब में रिक्वायरमेंट आपकी B2 नहीं होती, लेकिन जब आप एज अ डॉक्टर आते हैं तो यू आर गुड इनफ कि आप हम्म। कम्युनिकेट कर सकें। इट टेक्स टाइम, आपको हम्म। फ्लुएंट होने में टाइम लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम्म। मिल जाती है। लेकिन इफ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके भी अगेंस्ट, लाइक सबके अपने पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज बिल्कुल। माय पर्सनल ओपिनियन, लाइक आई एम नॉट इम्पोजिंग कि ये ओपिनियन हर कोई कैरी करे। क्योंकि जर्मनी इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव पाथवे। हम्म। इफ यू आर यू नो investing 15,000 to 20,000 euros, तो आई वुड, इफ आई वुड बी समवन जिसे अगर ये सब चीजें पहले से पता हो, तो आई वुड इन्वेस्ट ईच सेकेंड इन लर्निंग द सेकेंड एग्जाम। हम्म। क्योंकि जब मुझे ये पता होगा कि मैं अपना सेकेंड एग्जाम जल्दी क्लियर करूंगा, तब मेरे पास डोर्स ओपन है हर काम के हम्म। लिए। बिल्कुल। और अगर मैं, ऑफ कोर्स ऑड जॉब के लिए आप जा सकते हैं, वीक में 2 दफा या 3 दफा कर सकते हैं, लेकिन मैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, लेकिन मैं उसको भी अपने मैक्सिमम एनर्जी उस टाइम में इन्वेस्ट हम्म। करना चाहूंगा ताकि मैं जल्द से जल्द एग्जाम क्लियर करूं और मैं मजीद आगे काम कर सकूं। ठीक हो गया। तो अगर आप जल्दी क्लियर कर लेते हैं, FSP किया आपने, उसके बाद विद इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स आपने वो दूसरे वाला एग्जाम जो मेडिकल एग्जाम है वो क्लियर कर लिया, तो क्या आप फौरन से ट्रेनिंग में एंटर हो जाते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज गुड पॉइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंस यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में, ये यूके की तरह नहीं है कि आपको डिफरेंट राउंड्स अप्लाई करने पड़ेंगे।
हम्म। जब आपका इंटरव्यू होता है तो यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 to 6 ईयर। दिस इज अ अच्छा। ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या ट्रेनिंग जॉब या नॉन ट्रेनिंग जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव योर मेडिकल लाइसेंस, दैट मीन्स जिस भी जॉब के लिए अब आप जा रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग जॉब है। अच्छा। और वो फॉर एग्जांपल आप कार्डियोलॉजी के लिए जा रहे हैं, आप गैस्ट्रोंटोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो दिस इज योर ट्रेनिंग जॉब। वंस हम्म। यू आर हायर्ड, योर ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डे फर्स्ट। हम्म। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेनमार्क मूव किए हैं, और डेनमार्क में उनको चीज़ें पसंद नहीं आ रही। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, दे आर इन डेनमार्क, वो वीज़ा लेके चले गए हैं वहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है उसमें, एंड दे वांट टू मूव टू जर्मनी। तो क्या ऐसी क्या चीज़ है जर्मनी में जो डेनमार्क के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो मतलब डेनमार्क में वेट कर रहे हैं? जो मुझे लगता है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जर्मनी आई गेस वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज और इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्री से ज्यादा है। क्योंकि डेनमार्क ले लें, लेट्स से इटली ले लें, आप स्पेन ले लें, वहाँ पे भी डॉक्टर्स होंगे पाकिस्तानी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि वहाँ पे नहीं है। मे बी इन फ्यूचर वहाँ पे हम्म। लोग जाएं और वो पाथवे को इजी करके बता सकें। तो जर्मनी में कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से एक तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, प्लस यहाँ पे आई गेस जो स्पेशलिटीज हैं वो इतनी सैचुरेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इस वजह हम्म। से लोग जो डेनमार्क में भी हैं, क्योंकि उनको पाथवे प्रॉपरली नहीं एक पता होगा, जो कि मुझे मेरी एक पर्सनल राय है। और मे भी पता भी हो सकता है वहाँ पे वेटिंग टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू जर्मनी ज्यादा हो। इस हम्म। वजह से लोग वहां से यहाँ की मूव करने का सोचते हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के लिए आपको पहले तो वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है, वहीं पे आपको स्टडी करना पड़ती है, कुछ इस तरह का चक्कर है। और वो आपको एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं सिर्फ लैंग्वेज एग्ज़ाम को क्लियर करने में। शायद इस वजह से लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं जल्दी। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा ख्याल है जो मेरे पास क्वेश्चंस थे वो तो क्लियर हो गए हैं। अगर आपके माइंड में कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि शेयर करना ज़रूरी है, वो बता दें। फिर उसके बाद आपका जो है कांटेक्ट हमें चाहिए, ठीक है? हम्म और आपने हम्म जो लास्ट हम्म टाइम मेंशन किया था, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ हम्म लिंक्स हैं जिनसे हेल्प हम्म मिल सकती है, वो हम्म हमें चाहिए होगा, ठीक है? और बिल्कुल। आई वुड लाइक टू से, डॉक्टर नसीर अभी कुछ लोगों को पेड काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जिन लोगों को वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी मतलब उंगली पकड़ के चलाने के, वो खुद ही सारा प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स टू डिफिकल्ट एंड टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है और स्टेट्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो डॉक्टर नसीर कैन हेल्प यू विद दैट। ऑफ कोर्स इट विल बी अ पेड कंसल्टेशन, क्योंकि ही कांट अकोमोडेट इतने सारे लोग जब कांटेक्ट करेंगे तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप इनसे वो हेल्प भी ले सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट हिज कॉन्टैक्ट नंबर, दी आईडी, फेसबुक आईडी और सारा कुछ, सारी इंफॉर्मेशन इस पोस्ट के नीचे मैं इंशाल्लाह ज़रूर लगा दूंगा, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो वहाँ से ले लें। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं एक तो ये चीज ऐड करना चाहूंगा। देखें, जर्मनी का पाथवे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम्म। पेशेंस इज द की। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझसे काफी साल पहले कांटेक्ट किया। ऑफ कोर्स लैंग्वेज का प्रोसेस कुछ लोग आपका, मेरा या एक तीसरे बंदे का लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट है। कुछ हम्म। लोगों ने स्टार्ट किया लेकिन बीच में कंप्लीट नहीं किया और फिर छोड़ दिया। एंड हम्म। सेकेंडली फिर अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मिनिमम 15 to 20,000 euros, हम्म। तो इट्स अ वेस्टलेस। आप इसको प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। पीपल हम्म। आस्क मी कि क्या ब्लॉक अकाउंट के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जर्मनी में जा सकें और चीजें कर सकें। यस, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, फ्रेंड और रिलेटिव, तो ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और देर आर पीपल जो कि मुझसे भी कांटेक्ट करके पूछते हैं कि इसके अलावा भी क्या वे है। तो कुछ लोग जो है एज अ मेडिकल असिस्टेंट जॉब अप्लाई करते हैं, एंड हाँ। इफ दे आर लकी इनफ दे गेट इट।
हम्म। और जो कि बहुत लीस्ट लाइकली चांस है, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज अप्लाई एज अ मेडिकल। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि मेडिकल असिस्टेंट की जॉब किस तरह अप्लाई की जा सकती बिल्कुल। है। तो मेडिकल असिस्टेंट की जॉब के लिए भी आपको B2 लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, और उसके लिए आप डिफरेंट जो क्लिनिक्स हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम्म। क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स की कोशिश यही होती है कि वो उन लोगों को हायर करें जो कि ऑलरेडी इन जर्मनी है, रादर देन समवन जो हम्म। दूसरे कंट्री से आएगा और फिर उनके प्रोसेस में एडजस्ट हो जाएगा। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पेशेंस इज द की। कुछ लोग जर्मनी में भी है, आई नो देम पर्सनली, और वो पहले एग्जाम के बाद वापस चले गए, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं और एग्जाम की डेट लेना, सेकंड एग्जाम की डेट लेने के लिए कुछ स्टेट्स जल्दी आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, लेट्स से 4 महीने, 6 महीने। कुछ स्टेट्स में आपको 1 साल लग जाता है, कुछ स्टेट्स में आपको 2 साल लग जाते हैं, कुछ स्टेट्स में आपका पासिंग रेशो अच्छा है, कुछ स्टेट्स में आपका पासिंग रेशो बुरा है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मैं इस वजह से सबको कहता हूँ कि प्लीज आप जब भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, आप एक तो प्रॉपर होमवर्क करें, और अगर आपको लगता है कि इतना इजी नहीं है, तो फिर किसी एक्सपर्ट, नॉट नेसेसरली आप मुझसे, मैं किसी को नहीं कहता कि आप आए और मुझसे ही कंसल्टेशन लें, आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से करें, बट ब्लाइंडली जंप ना करें। लाइक यूके एंड इवन अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो हम्म। आप अकेले बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, पर बिल्कुल। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर होमवर्क करें। और वंस अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने ये पाथवे चूज करना है, तो अपने पेशेंस रखें अपने, कि मैंने करना है। और काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं क्या FSP के बाद KP क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। पीपल लाइक अस, जो एवरेज लोग हैं, वो ही पास करते हैं, हम्म। और बिल्कुल सब कर सकते हैं। जो लोग स्टार्ट करते हैं वो एंड तक जाते हैं। हम्म। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्टर्स या फिर PhD वगैरह करने के लिए स्कॉलरशिप की बेस पे जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है डॉक्टर्स के लिए कि वो स्कॉलरशिप पे आ जाएं वहाँ पे? जो लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, PhD एंड मास्टर्स दो अंटारली चीजें अलग हैं। जो लोग अच्छा। मास्टर्स के लिए जाते हैं, वो तो आपको ब्लॉक अकाउंट अपना मेंटेन करना होगा। ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप जो मास्टर्स के लिए है, वो यूनिवर्सिटीज में आने के बाद कुछ लोगों हम्म। को मिल जाती है, हम्म। और उसमें आपकी फी जो होती है वो काफी हद तक वेव ऑफ हो जाती है, जो कि कुछ यूरोज, ये कुछ 100 यूरोज होती है। और हम्म। कुछ लोगों को फिर अकोमोडेशन के लिए भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन कोरोना के बाद, आई एम रिपीटिंग, कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने जर्मनी की तरफ रुझान किया, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स फ्री है। तो आप फॉर मास्टर्स, अनटिल अनलेस यू आर अप्लाइंग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपको एक्सेप्टेंस के चांसेस अच्छे हैं। प्राइवेट में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सेम इज द केस फॉर PhD। PhD में अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है, तो डेट इज पेड, उसमें आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप अच्छा। डायरेक्टली पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, दे विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, और पेड पोजीशन होती है, और आप वहां से फिर अपनी टिकट बाय करके आ सकते हैं। एंड हम्म। सेकेंडली, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, एंड मास्टर्स करने के साथ साइमल्टेनियसली फास्ट ट्रैक प्रूफिंग और कैडेंस प्रूफिंग की तैयारी करें। तो मेरा इसका छोटा सा ये आंसर होता है कि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, कि हम्म। आपको पता नहीं है कि आपने क्लिनिकल साइड पे जाना है या नॉन क्लिनिकल साइड पे जाना है, तो फिर तो ये इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हम्म। आप मास्टर्स के लिए आए, 2 साल अपने आपको टाइम दें, एंड हम्म। साइमल्टेनियसली आपको पता चल जाएगा कि इधर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। लेकिन अगर क्लिनिकल ही आपका गोल है, एंड हम्म। डिफेक्ट आपका क्लिनिकल ही है, देन यू आर वेस्टिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि आप हम्म। 2 साल, आपका वीजा तब तक दूसरा वीजा कैटेगरी में नहीं चेंज हो सकता, जब हम्म। तक इधर आपको जॉब ना मिल जाए FSP के बाद, या आपको कैडनेस प्रूफिंग के बाद एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाए। दैट मीन्स आपको मास्टर्स तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। अगर हम्म। आपका मकसद क्लिनिकल ही है और मास्टर्स की बेस पे आप आते हैं, तब भी आपको मास्टर्स साइड बाय साइड करना ही पड़ेगा। दैट वुड बी हेक्टिक। एंड हम्म। लास्टली आई वांट टू मेंशन कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट लैंग्वेज वीजा पे आ सकते हैं। कुछ लोग थे जो, आई गेस मैंने भी जाने की कोशिश की, एक दो लोगों ने मुझे डायरेक्टली कहा कि हमें डायरेक्ट लैंग्वेज वीजा मिला है, और जब मैंने पूछा क्या प्रोसेस था, तो मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो हम्म। फ्रॉम माय गुड नॉलेज,
क्योंकि B2 तक पाकिस्तान में होता है, ये जो गोयथ इंस्टीट्यूट लेता है, ये लैंग्वेज वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि अगेन ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट, बिकॉज दे हम्म। से कि लैंग्वेज के बाद क्या अश्योरिटी है कि आप आगे क्या करेंगे। हम्म। बट वंस आप यहाँ पे लैंग्वेज B2 करते हैं तो FSP क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होता, वो होता ही हम्म। जर्मनी में है। उसके लिए आपको एक लेटर जर्मनी से ही मिलता है। तो उसमें आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं वीजा सिक्योर करने के लिए। फ्रॉम माय नॉलेज एक लैंग्वेज वीजा डायरेक्ट अप्लाई करने के चांसेस बहुत कम है। ऑफ कोर्स यू कैन कन्विंस योर वीजा ऑफिसर, आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट 100% कि आप सिर्फ इसी B2 के बाद अप्लाई करें। आप लैंग्वेज वीजा हम्म। के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर गुड इनफ। अगर हम्म। आपका लक भी साथ देता है तो इट मे बी पॉसिबल, लेकिन लीस्ट लाइकली हम्म। ये चांसेस हैं। एंड आपने मेंशन किया कि मेरा कांटेक्ट, ऑफ कोर्स आप मेरी फेसबुक आईडी के लिए फेसबुक आईडी अटैक कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल होपफुली मैं इस वीक में फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड होपफुली फिर इस वीडियो के अंदर ही हम टैग कर सकते हैं। एंड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं ट्राई करूंगा उसको कवर करने की। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली कोई चीज चाहता है, या फ्रॉम A to Z consultation, like I'm already mentoring some people, so of course they can avail my paid consultation also. ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत है कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाएंगे लोगों को जो स्पेसिफिक टू जर्मनी है, क्योंकि ऑडियंस बहुत वाइड है और वो उस तरह से बार बार अगर एक ही टॉपिक को, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे तो लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अच्छा आइडिया आपका। एक यूट्यूब चैनल बनाएं, हम उसका लिंक दे देंगे ताकि जो भी लोग हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अभी सोच रहे हैं कि बिकॉज द अदर ऑप्शंस, द अदर डोर्स आर क्लोजिंग, तो क्यों ना जर्मनी को चूज़ किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत कम रह गया है। जो जर्मनी का लैंग्वेज एग्जाम है उसको तैयारी करने के लिए कितना टाइम लगता है, एंड कैन मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर B2 लैंग्वेज एग्जाम? क्या उनको फ़ायदा होगा अगर वो अपने फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर में शुरू कर दें उसकी तैयारी तो? आई गेस फाइनल ईयर में अगर कोई लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू करता है, और बहुत ज्यादा डिटेल में, इंटेंसिव नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें, तो दैट्स गुड। हम्म। और आइडियल टाइम है आपका हाउस जॉब। अगर आपने हम्म। हाउस जॉब के फौरन बाद जाना है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो हाउस जॉब की ड्यूरेशन में लैंग्वेज कर लेते हैं। और जो मेडिकल लैंग्वेज आपने पूछा कितनी देर में प्रिपेयर किया जा सकता है, इट वेरीज। डिफरेंट लोग डिफरेंट स्पीड से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन 3 to 6 months आर गुड इनफ फॉर समवन जिसने फ्रेशली B2 एग्जाम क्लियर किया है। तो हम्म। उसके लिए 3 से 6 महीने मोर देन इनफ हैं फॉर दिस FSA। लैंग्वेज एग्जाम ऑल्सो, हम्म। एंड 3 to 6 months फॉर दिस नॉलेज एग्जाम, प्रोवाइडेड के चीजें अच्छी ग्रास्प की जाए। तो आई गेस 3 to 6 months रफली इज अ गुड टाइम। हम्म। ठीक है। तो इसका लब्बे लुबाब ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास 16,000 से 20,000 यूरो मौजूद हैं और आपके अंदर ताकत है और डिटर्मिनेशन है, तो आपको जर्मनी में जाके एज ए डॉक्टर काम करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। ठीक है और जी। इतने पैसे आप जब स्टार्ट करेंगे जब, तो 1 साल के अंदर अंदर सेव भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी चीजें स्पेंड नहीं करते हैं, तो आप हम्म। रिटर्न, ROI जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी विद इन 1 ईयर आप कर भी बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये किसी भी कंट्री का, जो जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें यही सिचुएशन है। आप जितना भी स्पेंड कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस आपके आ रहे होते हैं, चाहे वो प्लैब है, USMLE है, उनके रिटर्न्स भी उसी तरह के हैं। जैसे जर्मनी का रिटर्न, जैसे डॉक्टर नसीर बता रहे हैं कि आप विद इन 1 ईयर वो सारा कुछ आप दोबारा से कंपनसेट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप UK आते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, यू कैन रिकवर इट वेरी क्विकली। और वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो पैसे आपके ज़ाया हो गए। ज़ाया तब होंगे जब आप बीच रास्ते छोड़ देंगे। और वही डॉक्टर नसीर एग्जैक्टली। वाली बात, आप आधी इंफॉर्मेशन लेके छलांग लगा देंगे और बाद में आपको याद आएगा, ओ हो ये तो करना ही नहीं था, ये पहले मैंने करना था, ये वो करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस तरह के केस में जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है और
इतनी सारी स्टेट्स हैं, इंफॉर्मेशन हर एक की मुख्तलिफ है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, और अगर हो सके तो गाइडेंस जो है, पेड काउंसलिंग भी अगर आपको मिलती है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। ठीक है डॉक्टर नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।